जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, इसका सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट पहले के वीडियो में दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, अब देखो तब आगे बढ़ना। पहले इसको देखोगे कोई फायदा नहीं है, पहले उसको देखो फिर आगे बढ़ोगे। लास्ट क्लासेस के वीडियोस में हमने जो आपसे बात की थी वो हमने आपको कहा था कि कोशिका आपके शरीर की सबसे छोटी मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सारा शरीर कोशिका का बना है, ग्राउंड लेवल पे वर्क उसी में स्टार्ट होता है। और भी बहुत सारी चीज़ों को बताया था मैंने, लेकिन आगे जाके आपको एंड में बताया था कि कोशिका मुख्यतः 3 रूप से बांट सकते हैं। मैंने कहा था अंडा लाना, अंडा तोड़ो, प्लाक से तोड़ो ऑमलेट बनाने के लिए। तोड़ोगे तो सबसे बाहर वाला व्हाइट वाला पार्ट टूटेगा, सबसे बाहरी लेयर, कहीं ना कहीं इसको कोशिका झिल्ली कहेंगे। उसके अंदर में एक पार्ट मिलेगा एकदम पानी जैसा है ना, एकदम लिबिर लिबिर करता है, वो क्या है? कोशिका द्रव। और अंदर में जो पीला वाला पार्ट मिलता है, पीला वाला पार्ट है ना, जब पौच बनाते हैं तो पीला वाला सुखाया नहीं जाता है, वो पीला वाला पार्ट क्या है? केंद्रक। तो मुख्य रूप से आपने अंडे में क्या देखा? यही ना मेजर 3 चीज था, बाकी और भी चीजें होंगी लेकिन वो इसके अंदर घुमा हुआ रहेगा। तो मुझे इन्हीं तीनों चीजों में जो सबसे बाहर था पहले उसको देखेंगे। तो सबसे बाहर में क्या था? तो सबसे बाहर में कोशिका झिल्ली था। तो कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, देखो प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली सेम चीज है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका का जो पहला पार्ट था कोशिका झिल्ली, हम लोग आज इसमें उस चीज के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक, अब खुद से देखो आप ना, जब कभी भी देखोगे तो प्लाज्मा झिल्ली की बात करेंगे तो सर ये है क्या? तो ये कोशिका का सबसे बाहरी लेयर है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि देखो जितना प्रकार का सामान कोशिका में है, केंद्रक होगा, कोशिका द्रव्य होगा, या लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, जो तारकाय वगैरह, जो भी चीज़ें सब एक जगह भरा हुआ है ना। तो तुमको यदि कभी कोई सामान लेके जाना है तो दुकानदार क्या करता है? सारा सामान भर देता है, एक वो झिल्ली देता है, जिसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? प्लास्टिक देता है। प्लास्टिक लेके चल जाते हो तो सारा का सारा चीज़ किस में भरा हुआ रहेगा? एक प्लास्टिक में भरा हुआ रहेगा, एक बाहर का कवर में भरा हुआ रहेगा। तो कोशिका का सबसे बाहरी कवर को ही हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यदि ये है, इसका क्या काम है? तो बोले सर अंदर का जो भी सामान है और बाहर का जो भी सामान है, बाहर का जो भी आपका वायुमंडल में जो चीजें है और अंदर में जो भी है, इन दोनों के बीच में एक दीवार का काम करता है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। खुद किस चीज का बना है? तो बोले सर प्रोटीन का बना हुआ है और लिपिड का बना हुआ है ये। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की ये चीजें बनी होती है। सारे के सारे कार्बनिक अणु होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बनिक अणु होते हैं। तो इतना तक तो समझ में आ रहा है कि जो भी आपका प्लाज्मा झिल्ली की बात करूं मैं या कोशिका झिल्ली की बात करूं, ये कोशिका का सबसे बाहरी लेयर है जो कोशिका के तत्वों का बाहर से एक कवर देने का काम करता है, रक्षा प्रदान करने का काम करता है। बाहर की चीज इसमें आ ना सके, ये वाला बाहर ना जा सके, एक कवरिंग का काम करता है। खुद बना होता है प्रोटीन और लिपिड का। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे ना तो कोई भी कोशिका का बाहरी लेयर को टच करोगे तो वो क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा। लचीला देखो कोशिका झिल्ली का लचीलापन होता है। थोड़ा याद करो तो क्लास 8 में पढ़े नहीं थे क्या तुम लोग कि अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है? मैं थोड़ा सा आपको इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं, तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। देखो एक ना सबसे बढ़िया, सबसे मजेदार चीज, जिसको कुछ नहीं आता अमीबा छापने आता है। देखो मान लो ये मैंने एक ड्रॉ किया फिगर, ये एक अमीबा है। ठीक है, मान लेते हैं अभी फिलहाल समझने में क्या जाता है, ये खाना है इसका। ये देख लिया, उसको नजर पड़ गया खाना है, कुछ नहीं करेगा, हल्के से उसकी तरफ बढ़ेगा, थोड़ा सा एक स्टेप लिया, ये क्या करेगा? बोले सर ये जो खाना है ना, इसको ये घेरने की कोशिश करेगा। सबसे पहला इसका क्या फिराक होगा? इसको घेरो। कैसे घेरेगा? तो कूटपाद बनाएगा अपना, है ना, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके इसको घेर लेगा। अब जैसे ही घेरा तो देखो ये इसका कोशिका का लचीलापन ही तो था, इसने इसको क्या किया? घेर लिया। अब घेरेगा तो क्या करेगा? बोले अगले स्टेप में इसको अपने बॉडी के अंदर में इनहेल करवा लेगा। ये जो खाना दिख रहा है इसका जो खाद्य रिक्तिका होगा, वो खाद्य रिक्तिका में इसका खाना पहुंच गया, उसको निगल लिया। अब लास्ट स्टेप में क्या करेगा? तो लास्ट स्टेप में सर ये जो है खाना इसका पच भी गया, बॉडी में मिल गया। जो बाहरी चीज बचेगा उसको बाहर छोड़ देगा, बॉडी की तरफ वो मूव करेगा और साइड हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे ये चीज देखना है कि जो अमीबा था खाना खाया कैसे? उसके पास तो मुंह नहीं था, उसका सबसे बाहरी लेयर कोशिका झिल्ली था। तो कोशिका झिल्ली लचीला था, तब ना जाके उसने उस खाने को लपेट लिया।
खाने को लपेटा, एकदम डायरेक्ट रिक्तिका में डाल दिया, एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके डाल दिया, वहां से उसका पाचन हो गया, बाकी जो चीज़ बचा उसको बाहर, जो कचरा वाला चीज़ था खत्म हो गया। मुर्गा खाते हो, मीट खाते हो, हड्डी थोड़ी ना चबा जाते हो, जो खाना होता है वो खाते हो, जो बच जाता है उसको बाहर फेंक देते हो। तो इसने भी उस खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व को ले लिया, बाकी जो बचा उसको बाहर की ओर फ्लो करवा दिया, बॉडी से पानी मिल गया, खत्म हो गया वो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे किया? अरे कोशिका झिल्ली इसकी लचीली थी, तब तो ऐसा थोड़ी ना था कि हाथ से पकड़ के मुंह से खाएगा, वो कोशिका झिल्ली ही थी जो लचीली थी, जिसके कारण उसने उसको क्या किया, मोड़ दिया। तो एक कोशिकीय जीव, खास करके यदि आप अमीबा की बात करते हैं तो इस अमीबा में बेसिकली ये जो इसका कोशिका झिल्ली होता है ये इसको खाने में मदद करता है, भोजन ग्रहण करने में मदद करता है, और भी अन्य पदार्थ को लेना है तो इसी से लेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वी से इट एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस, यही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यहां तक तो ये दो चीजें होंगी कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है, किस चीज का बना है, प्लाज्मा झिल्ली लचीली की होती है। अब इसको ना वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्वेश्चन है आपका कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन? सबसे सिंपल सा चीज है, तुम अपने घर में किसी को भी आने दे दोगे? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। गुंडा गुंडा आ जाएगा तो रोकोगे कि नहीं रोकोगे? तो यही चीज में अब कोशिका का सारा मटेरियल अंदर में, सारे चीज अंदर में, बाहर वाले से यदि उसका संपर्क हो गया तब तो अंदर वाले को सर्वनाश कर देगा वो। तो कोशिका जो झिल्ली वो करता क्या है? एज अ मीडिएटर, एक दरबान के जैसा है ना, एकदम खड़ा रहता वो बोलता है बाबू तुमको पहचानते हैं तबे घुसने देंगे और तबे निकलने भी देंगे इधर से, नहीं पहचानते भूल जाओ, कोई दोस्ती नहीं। कैसे? देखो करता क्या है कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के आधार पे प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थ में क्या आएगा, तुम्हारी बॉडी से ऐसा है कि स्किन से कभी देखा किडनी बाहर निकल गया तो हाँ सर थोड़ा सा हवा लेना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी से क्या निकलता है? आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, पसीना चाट के देखो थोड़ा नमकीन लगता है बेसिकली, है ना। तो आपकी बॉडी से स्किन से क्या निकला, उस अंदर से तो सर पानी निकल गया, पानी में हो सकता है नमक निकल गया, इसका ना बेसिकली सोडियम क्लोराइड की तरह ही होता है वो। अब जैसे आप चना को डाल देते हो पानी में तो फूल जाता है वो, तो वो जा सकता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का भी आदान प्रदान करते हैं। तो मुख्य रूप से यदि कहा जाए तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा कुछ चुने हुए पदार्थ, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, जल हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, यही सब कुछ चीज होगा जिसको आने देगा और जाने देगा। बाकी सब चीज को, अचड़ा कचड़ा को बाकी को आने जाने नहीं देगा, और बाकी चीज यदि जाना चाहेगा तो उसको रोक भी देगा, अन्य पदार्थों की गति को रोक भी देगा। तो सिंपल भाषा में क्या कहें, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, पसीना, इन सारी चीजों को आने जाने देता है बाहर, बाकी चीजों की गति को रोक भी देता है, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अभी ना ये जो जाएगा कैसे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, देखो बाबू ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है? गैस है। तो गैस परासरण के द्वारा जाता है, बेसिकली कह सकते हैं हम लोग विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा जाएगा। जबकि लिक्विड वाला जो मटेरियल वाला जो पानी वानी है वो परासरण के द्वारा जाएगा, ऑस्मोसिस के द्वारा जाएगा। ठीक है, तो अभी सब चीज को देखेंगे कैसे अंदर बाहर जाएगा, लेकिन इससे पहले एक और चीज देख लो, हालांकि इसको आपको देखना आवश्यक है। कोशिका भित्ति, ये क्या होता है? देखो मनुष्य का कोशिका, अभी सपोज करो तुम जो भी तुम लोग एक झपका कस के मारा जाए, तुमको गाल लाल हो जाएगा, दर्द करने लगेगा। बगल में एक मोटा सा बरगद का पेड़ है, उधर जाना, एक झपका कस के उसको कुछ नहीं होगा, तेरा हाथ डैमेज जरूर हो जाएगा। क्यों? बोले सर हमारी बॉडी सॉफ्ट है, उसकी बॉडी हार्ड है। हार्ड क्यों है? बोले सर देखिए उसको भगवान हार्ड बनाया, बहुत कारण से बनाया, नहीं बनाया रहता तो दुनिया में ना सीधा लोग को जीने नहीं देता है। देख तुमको ठंडा लगा, तुरंत एकदम ओढ़ ले, बोरा वोरा ओढ़ लेते पूरा है ना, एकदम स्वेटर वेटर पहन लिए हेवी करके। ठंडा लग रहा है तुरंत पहले, गर्मी लगा खोल खाल दिए, नहा वहा लिए जाके। बरसात में घर में चले जाओगे, छाता ले लोगे। पेड़ कभी गया था, ठंडा लगा तुमसे, वो मांगा कि एक स्वेटर देना, एक जैकेट देना। गर्मी में बोला कि नहाने के लिए पानी दो हमको। बरसात में बोला थोड़ा घर में रहने दो भाई, पानी पड़ रहा है बाहर, थोड़ी देर में चल जाएंगे, भीग जाएंगे। ऐसा तो नहीं बोलता वो एक जगह स्थिर रहता, मतलब आपसे ज्यादा मजबूती उसको चाहिए। यदि वो मजबूत नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर वो झेल नहीं पाएगा। उसको देखो पेड़ को बुखार लग गया, तुरंत डॉक्टर आया, इंजेक्शन दिया, ठीक हो गया, नहीं, उसको मजबूत होना है, उसकी कंपल्सन है, क्योंकि मजबूत यदि नहीं रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो उसको मजबूत कौन बनाएगा? तो उस कोई भी आदमी आएगा, एक झाप मारेगा, वो गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या चीज होता है ना, उसका कोशिका के बाहर में एक और लेयर होता है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज का बना होता है, बड़ा जटिल पदार्थ होता है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को
दृढ़ता देने का काम करता है, वो पादप कोशिका को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। यदि स्ट्रांग नहीं बनाया तो उसको दिक्कत हो जाएगा। तो ये कोशिका भित्ति केवल और केवल किस में पाया जाएगा? पादप में पाया जाएगा। मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक दृढ़ पदार्थ है, एक जटिल पदार्थ है, ठीक है, जो आंतरिक संरचना देता है उसको, या संरचनात्मक दृढ़ता देता है, मजबूती देता है। मजबूती नहीं रहेगा उसका हिसाब हो जाएगा। तो ये तो चीजें होती हैं। हालांकि अभी हम लोग क्या देखेंगे कि सर ये जो वर्णात्मक पारेगम झिल्ली थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को जाने दिया, जल को आने जाने दिया, तो एक लिक्विड है और एक गैस है। लिक्विड कैसे अंदर जाएगा बाहर आएगा, गैस कैसे अंदर जाएगा बाहर आ जाएगा, अभी फिलहाल हम लोग इसको देखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो तब तक। देखो अभी क्या बताए थे, अभी हम बताएं कि कोशिका झिल्ली में कुछ चीज जाएगा, कुछ चीज नहीं जाएगा। मतलब कोशिका झिल्ली में पदार्थों की गति होगी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड जाए, ऑक्सीजन जाए, पानी जाए, नमक, कुछ भी जाए, जाएगा जरूर या निकलेगा जरूर। कैसे जाएगा देखो, तो मतलब कहने का मतलब है कि पदार्थों की गति का नियम क्या कहता है? बोले सर दो प्रकार की गति होगी, या तो गैसीय पदार्थ अंदर बाहर आएगा, या तो लिक्विड वाला पदार्थ अंदर बाहर जाएगा। अब गैसीय पदार्थ को पहले लेते हैं, फिर लिक्विड को लेंगे। यदि कोई पदार्थ गैसीय पदार्थ है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, कोशिकाओं में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, ये दोनों गैसीय पदार्थ है, इसका परिवहन वर्णात्मक पारेगम झिल्ली के द्वारा होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, ठीक है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब कि यदि प्लाज्मा की झिल्ली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गया, ऑक्सीजन बाहर आया, या ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, विसरण बोलेंगे। और कभी भी डिफ्यूजन होगा तो खुद दिमाग लगाओ, ज्यादा से ही तो कम में आता है, ज्यादा से ही तो कम में आता है। अरे इधर यदि ज्यादा मात्रा, ज्यादा डेंस क्वांटिटी में कोई चीज है तो इधर से ही तो कम होकर के जाएगा। तो इसी चीज को क्या बोल रहा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और होती है, और कोशिकाओं में इस प्रक्रिया में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही परिवहन होता है। कैसे होगा समझो, देखो कि आखिरकार इसमें विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जाता है या ऑक्सीजन कैसे बाहर आता है। लॉजिक समझो, देखो क्या होता है एक्चुअल में। अब ये ज़्यादातर पादपों में होता है, विसरण वाली थोड़ी पादपों में होगी, बॉडी हम लोगों के में नहीं होता ये। तो बुद्धि लगाओ थोड़ा, देखो कि बाबू क्या हुआ ना कि सर पेड़ पौधों को चाहिए क्या? पेड़ पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ेगा क्या? ऑक्सीजन। कैसे छोड़ेगा? देखो मान लो ये पेड़ पौधा है, बेसिकली क्या है ये? पेड़। अरे थोड़ा बढ़िया से बनो यार, बन गया। देखो मान लो पेड़ है, ये बाहर में अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वायुमंडल के आसपास में धुआं कर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, और खाना बनाने में इसको कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो पेड़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो डेंसिटी होगी, जो सांद्रता होगा, जो कंसंट्रेशन होगा वो कम है, वायुमंडल में ज़्यादा है। तो अब जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, पेड़ पौधा में कम, तब मूवमेंट अधिक से कम की ओर होगा कि नहीं होगा? अधिक से कम की ओर होगा कि नहीं? थोड़ा बुद्धि लगाओ, तुम लोग भी देखते होगे कि कभी भी ना अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ही मूवमेंट होता है। एक बाल्टी में पानी ले लिए हम, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ एक लोटा पानी उठा लिए तो बाकी तरफ खाली हो जाएगा नहीं ना? जिधर ज़्यादा पानी हो इसको आके मैनेज करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ भी कुछ उसी प्रकार की चीज़ें हो रही है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर में ज़्यादा है, सॉरी कोशिका के अंदर कम है और बाहरी वायुमंडल में ज़्यादा है, तो प्लाज्मोलाइज, तो बेसिकली किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा वो बाहर से अंदर की ओर घुसेगा। और जब भोजन बना लिया इसने, प्रकाश संश्लेषण कर लिया, तो ऑक्सीजन बनाएगा ना। ऑक्सीजन बनाया तो बाहर में जो ऑक्सीजन की लेवल है, इसके अंदर ऑक्सीजन की लेवल अधिक हो गई पेड़ के अंदर में। सांद्रता की बात कर रहा हूँ, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, बाहर में कम है, तो ये इधर से बाहर छोड़ देगा। तो बेसिकली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसी प्रकार से पेड़ पौधों में अंदर और बाहर जाते हैं। जब बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज़्यादा है, पेड़ में कम है और पेड़ को चाहिए, तो बाहर से अंदर इसने काम कर लिया, ऑक्सीजन निकल गया, बहुत सारा ऑक्सीजन बना लिया, बाहर में जितना बाहर में ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा सांद्र ऑक्सीजन इसके अंदर में आ गया, तो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? डिफ्यूजन। और ये पेड़ पौधों में गैसों के परिवहन में आवश्यक होता है। गैस की बात हो गई, खाली गैस से थोड़ी ना जाएगा रे, इसमें पानी भी तो जाएगा। खुद थोड़ा बुद्धि लगाओ, लॉजिक लगाइए आप लोग, थोड़ा देखिए क्या लॉजिक लगाना है। बोले सर जो आप चना वगैरह लेते हो ना, सूखा हुआ चना पानी में डाल दिया, रात में फूल गया, रात भर में फूल गया, सुबह में खा लेते हो आप, क्या हुआ? जरा बुद्धि लगाओ तो। बोले सर कुछ नहीं, बाहर का पानी अंदर घुस गया, फिर उस चना को निकाल देना, धूप में रख देना, वो अंदर का पानी फिर बाहर आ जाएगा। कैसे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। किसके द्वारा होता है ये परासरण के द्वारा होता है। कैसे होता है? देखो, जब गैस के अणुओं का
कोशिका की झिल्ली के द्वारा अंदर बाहर जाना विसरण, लेकिन जल के अणुओं का अंदर बाहर जाना परासरण। बस यही फर्क होता क्या है? बोले सर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगी। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से देखो। इसको बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है, अल्प परासरण दाबी विलयन, सम परासरण दाबी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक। ठीक है, तीसरे का मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं लोग? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखो। अब क्या होता है, यदि आप बात करते हैं अल्प परासरण दाबी की, तो क्या है? तो कह रहा है कि सर यह कोशिका में तनु, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में डाला जाए, तनु मतलब कम, जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम, जिसमें नमक थोड़ा कम होगा, कम सांद्र वाले में डाला जाए, डाइल्यूटेड विलयन में डाला जाए, अर्थात जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम करे और पानी की मात्रा ज़्यादा रखा जाएगा, तो जल परासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर जाएगा और इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बढ़िया से समझ, लॉजिक को समझो। बोले सर ये मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इधर कोशिका वाला, अरे कोशिका है तो उसमें भी तो लिक्विड होगा, और इधर भी मैंने क्या किया है, थोड़ा सा नमक डाला है। ठीक है, आप समझ लो जो खाली चीज़ दिख रहा है वो पानी है, इसमें भी जो खाली चीज़ है वो पानी है। ये कोशिका है और ये मान लेते हैं विलयन है। ठीक है, समझो। इधर तुमको दिख रहा है सर, इधर पानी की सांद्रता, जब ये कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर कोशिका का सामान ज़्यादा हो गया तो पानी कम है, और इधर क्या है, इधर पानी ज़्यादा है। तो बाबू सोचो, आपने पूरा पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा, 1 लीटर पानी लिया, 2 चम्मच नमक डाल दिया, 2 चम्मच चीनी डाल दिया, मीठा तो होगा या नमकीन तो होगा लेकिन कम होगा। तो इस स्थिति में क्या बोले सर, बाहर की पानी की सांद्रता अधिक है, किसके मुकाबले? कोशिका के अंदर में जो पानी है उसके मुकाबले, तब पानी अंदर की ओर जाएगा, इधर से इधर मूवमेंट करेगा पानी। तो इसको क्या बोलेंगे? अल्प परासरण दाबी विलयन। मैंने दूसरा एक सॉल्यूशन लिया, मान लो इसी प्रकार का, सेम चीज, इधर कोशिका है और इधर पानी विलयन। जितना डेंसिटी कोशिका के अंदर में पानी का है उतना ही सांद्र विलयन मैंने बाहर में भी चुना हुआ है, तो ना इधर से इधर जाएगा, नहीं जी रंग है और गिर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पानी की गति नहीं करेगा। जितना अंदर में कोशिका के अंदर में पानी की सांद्रता है, बाहर में भी यदि सेम पानी की सांद्रता है, दोनों तरफ इक्वल हो गया, तो ना इधर जाएगा ना इधर आ जाएगा, समपरासरण हो गया वो, है ना। इसको आइसोटोनिक बोलेंगे। अब अति परासरण दाबी किसको बोलेंगे, या अति परासरी विलयन किसको कहते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, इसको समझना है। करना क्या है, देखो, मान लो ये कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका है तो कोशिका के अंदर पानी तो होगा ही, बाकी अन्य पदार्थ भी होंगे। मैंने जो सॉल्यूशन लिया, 1 लीटर पानी लिया, उसमें आधा किलो नमक डाल दिया, मतलब पूरा का पूरा डेंस कर दिया पानी में ना, एकदम सांद्रता बहुत हेवी कर दी मैंने, एकदम एक्सट्रीम लेवल की सांद्रता करवा दी मैंने। मतलब ऐसा समझ लो कि कोशिका के अंदर में जितना पानी था, बाहर वाले जो लिक्विड मैंने डाला है कोशिका के मुकाबले इसमें कम पानी है, मतलब कोशिका के अंदर ज़्यादा, इसके अंदर में कम। क्या करेगा, बोले सर कोशिका के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, कोशिका के अंदर से पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो इस प्रकार के विलयन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरण दाबी विलयन या अति परासरी विलयन। ठीक है, फिर से समझिएगा मैंने क्या कहा। मैंने आपको कहा कि एक पदार्थ के अंदर, एक कोशिका के वर्णात्मक पारगमन झिल्ली में 2 प्रकार की चीजें आती जाती है, या तो गैस जाएगा या तो लिक्विड जाएगा। गैस वाला आना जाना किया तो उसको बोलेंगे विस्तरण, डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति होती है गैस के कणों की, और ज्यादातर स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पेड़ पौधे के अंदर में आता है, और पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन बनाता है वो वायुमंडल में जाता है। ये बेसिकली विसरण का प्रोसेस है। जबकि आप परासरण की बात करोगे तो लिक्विड वाला पार्टिकल कोशिका के अंदर में जाएगा, ये जाता भी है और निकलता भी है। जैसे जब चना सूखा हुआ था तो पानी अंदर घुस गया, लेकिन फिर से चना फूल गया, धूप में रख दिया तो पानी बाहर निकल गया। चना ऑलरेडी फूला हुआ है और उसको फिर पानी में डाल दो, जितना है उतना ही रह जाएगा, क्योंकि जितना उसके अंदर पानी की सांद्रता है उतना इसमें भी हो जाएगा। तो 3 प्रकार के परासरण में भी होता है। क्या होता है, एक अल्प परासरी, अल्प परासरी मतलब इसमें बाहर में विलयन में पानी की सांद्रता कम है, अंदर में ज़्यादा है। तो क्या होगा बेसिकली, इसमें क्या होगा कि बाहर में पानी ज़्यादा है, पानी की सांद्रता कम है। यदि सांद्रता कम है मतलब पानी का मात्रा ज़्यादा, नमक का मात्रा कम, और अंदर में पानी का मात्रा कम, तो ये इधर से इधर पानी जाएगा।
आइसोटोनिक वाले में क्या है, दोनों तरफ सेम डेंसिटी का पानी है, इधर भी जितना कंसंट्रेशन है पानी का उधर भी इतना है, कहीं नहीं जाएगा। और अति पराशरी में क्या है कि बाहर में खूब डाल दिया नमक, एकदम पूरा गाढ़ा कर दिया मैंने उसको, अंदर में जितना पानी होना चाहिए था उससे कम पानी इधर रखा है मैंने, तो इधर से इधर आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार के गति होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, पेड़ पौधों वाले में पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से होता है प्लाज्मोलाइसिस की घटना होती है। क्या होता है, कह रहा यदि किसी पादप कोशिका में परासरण के कारण पानी का लॉस हुआ, उसको परासरण के कारण यदि पानी का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, अब पानी उसमें घट गया। देखते हो जब आप चना वना को देखते होगे, जब उसका पानी निकल जाता है तो कैसे हो जाता है, एकदम सूख जाता है, एकदम पूरा सुखड़ जाता है। वो क्या हुआ, बोले उसका जो प्लाज्मा झिल्ली था वो भी सूख के चपटा हो गया, एकदम सिकुड़ गया है, उसके अंदर का भी जो मटेरियल होगा वो भी एकदम पूरा सूख गया है। तो होता क्या है प्लाज्मोलाइसिस में कि किसी भी पादप में, किसी भी पादप कोशिका में जब परासरण के कारण पानी की लॉस होती है तो प्लाज्मा झिल्ली के सहित में अंदर का जो भी सारा सामान है वो सारा संकुचित हो जाएगा, सारा सिकुड़ जाएगा, और इसी घटना को कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। तो इस वीडियो में हमने आपको प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया, आगे वाले में हम लोग देखेंगे केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है, धन्यवाद।